हेलो एवरीबॉडी, यह है साइंस क्लास 10th चैप्टर नंबर 3 का पार्ट नंबर 2। और इस पार्ट में हम पढ़ने वाले हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स। इससे पहले पार्ट फर्स्ट में हमने फिजिकल प्रॉपर्टी, मेटल एंड नॉन मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कशन किया था। नाउ वी विल लर्न अबाउट द केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स इन द फॉलोइंग सेक्शन। For this, collect the samples of following metals: aluminium, copper, iron, lead, magnesium, zinc and sodium। यहाँ पर हमें कुछ एक्टिविटीज़ करनी है केमिकल प्रॉपर्टीज़ को सीखने के लिए। तो हमें एल्यूमिनियम, कॉपर, आयरन, लेड, मैग्नीशियम, जिंक और सोडियम इन मेटल्स के सैंपल्स कलेक्ट करने हैं। 3.2.1 What happens when metals are burnt in air? क्या होगा यदि हम मेटल्स को वायु की उपस्थिति में उनको हम जलाते हैं, तो उनके साथ क्या होता है। यू हैव सीन इन एक्टिविटी 3.8 दैट मैग्नीशियम बर्न्स इन एयर विद अ डेजलिंग वाइट फ्लेम। हमने ऊपर 3 एक्टिविटी में देखा है कि मैग्नीशियम एयर में एक डेजलिंग वाइट फ्लेम के साथ जलता है, बहुत अच्छे से उसमें रोशनी निकलती है, उसको हम कहते हैं डेजलिंग वाइट फ्लेम, जो आप डायग्राम में देख पा रहे हैं। डू ऑल मेटल्स रिएक्ट इन द सेम मैनर? क्या सभी मेटल्स इसी तरह से जलते हैं? लेट अस चेक बाय परफॉर्मिंग द फॉलोइंग एक्टिविटी। हम इसको इस एक्टिविटी के द्वारा लर्न करने की कोशिश करेंगे। एक्टिविटी 3.9 क्वेश्चन, द फॉलोइंग एक्टिविटी नीड्स द टीचर्स असिस्टेंट। और ये एक्टिविटी आपको टीचर्स के असिस्टेंट में ही करनी है। इट वुड बी बेटर इफ स्टूडेंट्स वियर आई प्रोटेक्शन। और यदि आपके पास आई प्रोटेक्शन है, आई गॉगल्स हैं लैब में जो होते हैं लगाने के लिए, तो आप ज़रूर अपनी आइज़ पर प्रोटेक्ट करें। होल्ड एनी ऑफ द सैंपल टेकन अबाव विद अ पेयर ऑफ टोंग्स एंड ट्राई बर्निंग ओवर अ फ्लेम। हमने जो ऊपर सैंपल लिए मेटल्स के, उनमें से उनको टोंग्स की सहायता से आपको पकड़ना है और उसको एक फ्लेम के ऊपर हमें लगाना है। टोंग्स कैसे होते हैं, इसका डायग्राम हमने पिछले पार्ट में देखा था। रिपीट विद द अदर मेटल सैंपल्स। और इसी एक्टिविटी को हमें सभी मेटल्स के साथ करके देखनी है। कलेक्ट द प्रोडक्ट इफ फॉर्म। यदि वे मेटल बर्न करते हैं, जलते हैं, तो जो प्रोडक्ट बनता है उसको कलेक्ट करना है। लेट द प्रोडक्ट एंड द मेटल सरफेस कूल डाउन। अब हम प्रोडक्ट को और जो मेटल की सरफेस है जो गर्म हो जाती है उनको ठंडा होने देंगे। विच मेटल बर्न इजीली। कौन से मेटल आसानी से जल जाते हैं या जलने लगते हैं, जैसे मैग्नीशियम रिबन हमारा जलता है। व्हाट फ्लेम कलर डिड यू ऑब्जर्व व्हेन द मेटल बर्न। और कौन सी फ्लेम आपको दिखाई देगी जब मेटल बर्न करते हैं। हाउ डज द मेटल सरफेस अपीयर आफ्टर बर्निंग। और जलने के बाद उनकी मेटल्स की सरफेस कैसी दिखाई देती है। अरेंज द मेटल्स इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द रिएक्टिविटी टुवर्ड्स ऑक्सीजन। तो यहाँ पर हम देख पाएंगे कि कुछ मेटल आसानी से जलते हैं और कुछ मेटल्स थोड़ी देर से जलते हैं और कुछ मेटल बिल्कुल नहीं जलते हैं ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। तो हम यहाँ पर उनकी एक रिएक्टिविटी सीरीज क्रिएट कर सकते हैं। चैप्टर 1 में भी हमने रिएक्टिविटी सीरीज के बारे में डिस्कस किया था और रिएक्टिविटी सीरीज को देखा था। आर द प्रोडक्ट सोल्यूबल इन वाटर। क्या ये हमने जो प्रोडक्ट प्राप्त किए हैं मेटल्स को बर्न करने के बाद, क्या वे वाटर में सोल्यूबल हैं, क्या वे वाटर में घुल जाते हैं आराम से। देखते हैं। ऑलमोस्ट ऑल मेटल्स कंबाइन विद ऑक्सीजन टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड। लगभग सभी मेटल ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होकर मेटल ऑक्साइड बनाते हैं, है ना। मेटल ऑक्साइड कैसे बनेगी, जब मेटल के साथ ऑक्सीजन मिलेगी तो क्या बन जाएगी, मेटल की ऑक्साइड। और इसी प्रोसेस को हम कहते हैं ऑक्सीडेशन, है ना। ये हमने फर्स्ट चैप्टर में अच्छे से समझा है कि ऑक्सीडेशन क्या होता है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, है ना। ऑक्सीजन को ऐड करना मेटल के साथ क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन कॉपर इज हीटेड इन एयर इट कंबाइंस विद ऑक्सीजन टू फॉर्म कॉपर सेकंड ऑक्साइड, अ ब्लैक ऑक्साइड। तो यहाँ पर हमें देखना है कि जब हम कॉपर को हीट करते हैं एयर में, तो यह ऑक्सीजन के साथ मिलती है या ऑक्सीजन के साथ जलती है और यह कॉपर सेकंड ऑक्साइड बना लेती है, ठीक है, जो कि कैसा कलर का होता है, ब्लैक कलर की ऑक्साइड यहाँ पर बनती है। तो यहाँ पर एक अच्छा क्वेश्चन भी बन जाता है हमारे लिए कि कॉपर जिसका रंग कैसा होता है, ब्राउन।
कॉपर का रंग कैसा होता है? ब्राउन। तांबा है कॉपर का कलर जनरली ब्राउन होता है, लेकिन जब हम इसको जलाते हैं तो यह ब्लैक कलर का एक कंपाउंड बना देती है, काला काला, जिसे हम कहते हैं कॉपर सेकंड ऑक्साइड। सेकंड का अर्थ यहाँ पर है कॉपर इज प्रेजेंट इन 2+ ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, क्योंकि कॉपर वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है, Cu2+ भी दिखाता है और Cu3+ भी दिखाता है, इसलिए वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाने वाले एलिमेंट्स को या मेटल्स को हम इस तरह से लिखते हैं, कॉपर सेकंड, कॉपर फर्स्ट। ठीक है। सिमिलरली एल्यूमिनियम फॉर्म्स एल्यूमिनियम ऑक्साइड। इसी तरह से जब हम एल्यूमिनियम को बर्न करेंगे तो एल्यूमिनियम क्या बनाएगा? एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनाएगा। ठीक है, ऑक्सीजन से रिएक्शन करके, और इसमें एल्यूमिनियम का कलर भी वाइट होता है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड का कलर भी वाइट। और आप यहाँ पर ये जो कलर दे रखे हैं, इन कलर्स को अच्छे से नोट करके रखें, और मैं चाहूँगा कि आप एक पेज पर अलग से ही सभी कलर्स वाले जितने भी कंपाउंड्स हमारे आते हैं टेक्स्ट बुक में, रिएक्शंस में, उनको नोट करते जाएं, क्योंकि कई बार कलर बेस्ड क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो इसको आप ध्यान रखें। नेक्स्ट है सिमिलरली एल्यूमिनियम फॉर्म्स एल्यूमिनियम ऑक्साइड। यदि हम एल्यूमिनियम को भी ऑक्सीजन से रिएक्शन करवाते हैं, जलाते हैं, तो वह एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3 बना लेता है, और यहाँ पर दोनों का कलर वाइट ही होता है। देन रिकॉल फ्रॉम चैप्टर 2 हाउ कॉपर ऑक्साइड रिएक्ट्स विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड। चैप्टर 2 में हमने कॉपर ऑक्साइड की रिएक्शन HCl के साथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ करवाई थी। वी हैव लर्न दैट मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर, और हमने ये भी सीखा है कि मेटल ऑक्साइड बेसिक होती है, अपने उनका नेचर बेसिक होता है। तो एसिड और बेस की रिएक्शन होती है तो हमारे पास साल्ट और वाटर बनता है, ये हमने पहले सीखा है। तो कॉपर ऑक्साइड यदि HCl से रिएक्शन करेगा तो आप बता सकते हैं कि वहाँ पर CuCl2 कॉपर क्लोराइड बनेगा। बट सम मेटल्स ऑक्साइड सच एज एल्यूमिनियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड शो बोथ एसिडिक एज वेल एज बेसिक बिहेवियर। लेकिन कुछ मेटल ऑक्साइड ऐसी होती हैं जैसे कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड, जो एसिडिक और बेसिक दोनों तरह के बिहेवियर शो करती है, यानी वह एसिडिक और बेसिक दोनों तरह की प्रॉपर्टीज शो करती हैं, और वे एसिड और बेस दोनों से रिएक्शन कर सकती हैं। सच मेटल ऑक्साइड which react with both acid as well as bases to produce salts and water are known as amphoteric oxide। तो यहाँ पर हमें एक डेफिनेशन मिल जाती है एम्फोटेरिक ऑक्साइड, उभयधर्मी ऑक्साइड जो होती है, ये हमारी न तो इनको हम कह सकते हैं कि इनका नेचर बेसिक होता है, और नहीं ये कह सकते हैं कि इनका नेचर एसिडिक होता है, क्योंकि ये दोनों तरह के नेचर शो करती है, इसलिए हम इनको एम्फोटेरिक ऑक्साइड कहते हैं। तो आप यहाँ से इसकी डेफिनेशन लिख लें, सच मेटल ऑक्साइड विच रिएक्ट with both acid as well as bases to produce salt and water are known as amphoteric oxide। और एग्जांपल आपके एल्यूमिनियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड ऊपर लिखे हुए हैं, और ये रिएक्शन कैसे करती हैं वो भी नीचे लिखा हुआ है। एल्यूमिनियम ऑक्साइड प्लस HCl गिव राइज टू एल्यूमिनियम क्लोराइड एंड वाटर। देखिए यहाँ पर ये एसिड के साथ रिएक्शन कर रही है एल्यूमिनियम ऑक्साइड, तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड बेस की तरह बिहेव करेगी और साल्ट और वाटर बनाएगी। लेकिन जब यहाँ पर हम NaOH लेते हैं, बेस लेते हैं, तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड हमारी एसिड की तरह रिएक्ट करेगी, और वही सोडियम एल्यूमिनेट साल्ट बनाएगी और साथ में वाटर बनाएगी। तो दोनों कंडीशन में हमारे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है। लेकिन एल्यूमिनियम ऑक्साइड जो है वो अपना नेचर बदल रहा है, एक बार ये बेसिक नेचर दिखाता है और एक बार एसिडिक नेचर दिखाता है। मोस्ट मेटल ऑक्साइड आर इनसोल्यूबल इन वाटर बट सम ऑफ दीज डिजॉल्व इन वाटर। हमारी ज़्यादातर मेटल ऑक्साइड वाटर में इनसोल्यूबल होती हैं, लेकिन कुछ वाटर में डिजॉल्व भी हो जाती हैं टू फॉर्म एल्कलीस, और ऐसी मेटल ऑक्साइड को हम क्या कहते हैं? एल्कलीस कहते हैं, और ऐसी मेटल को हम एल्कली मेटल्स कहते हैं। सोडियम ऑक्साइड एंड पोटेशियम ऑक्साइड डिजॉल्व इन वाटर टू प्रोड्यूस एल्कलीस एज फॉलोस। तो हमारी जो सोडियम की ऑक्साइड है, सोडियम ऑक्साइड Na2O, पोटेशियम की ऑक्साइड K2O, ये वाटर के साथ मिक्स होकर NaOH और KOH जैसे बेस बनाती है, बिल्कुल उनमें सोल्यूबल होती है, इसलिए हम इनको एल्कलीस कहते हैं। देन वी हैव ऑब्जर्व्ड इन एक्टिविटी 3.9 दैट ऑल मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद ऑक्सीजन एट द सेम रेट। ऊपर हमने जो मेटल्स को बर्न करके एक्टिविटी की थी 3.9, उसमें हमें पता चला है कि सभी मेटल्स
ऑक्सीजन से सेम रेट से क्रिया नहीं करते हैं या एक समान रूप से नहीं जलते हैं। डिफरेंट मेटल्स शो डिफरेंट रिएक्टिविटीज़ टुवर्ड्स ऑक्सीजन। अलग अलग मेटल्स ऑक्सीजन के साथ अलग अलग तरह से रिएक्टिविटी शो करते हैं। मेटल्स सच एज पोटेशियम एंड सोडियम रिएक्ट सो विग्रियसली दैट दे कैच फायर इफ केप्ट इन ओपन। वहीं हमारे कुछ मेटल होते हैं पोटेशियम, सोडियम, ये बहुत विग्रियसली, बहुत ज़्यादा तेज़ी के साथ रिएक्शन करते हैं ऑक्सीजन से, और इतनी रिएक्शन करते हैं कि ये आसानी से आग पकड़ लेते हैं। जब इन्हें ओपन में रखा जाता है तो ये आग पकड़ लेते हैं। हैंस टू प्रोटेक्ट देम एंड टू प्रिवेंट एक्सीडेंटल फायर्स दे आर केप्ट इमर्ज्ड इन केरोसिन ऑयल। तो उन्हें तो हवा में रखते ही या जैसे हम उन्हें ओपन करते हैं वे आग पकड़ लेते हैं, इसलिए उन्हें हम केरोसिन ऑयल में या पैराफिन जो लिक्विड होता है उसमें डुबोकर रखते हैं ताकि वे ऑक्सीजन के संपर्क में ना आए और आग ना पकड़े। तो यहाँ पर एक और हमारा क्वेश्चन क्लियर होता है कि वाई सोडियम एंड पोटेशियम आर केप्ट इन केरोसिन ऑयल। तो आप यहाँ से इसको नोट करें, ठीक है। मैं एक बार फिर बता देता हूँ यहाँ से, मेटल सच एज पोटेशियम एंड sodium react so vigorously that they catch fire if kept in open hands to protect from and to prevent accidental fire they kept immersed in kerosene oil। तो ये हमारा क्वेश्चन का आंसर होता है। और आप वैसे भी लिख सकते हैं कि सिंस सोडियम एंड पोटेशियम आर वेरी रिएक्टिव मेटल्स दे कैच फायर इफ केप्ट इन ओपन, सो टू प्रोटेक्ट देम and to prevent accidental fires they are kept immersed in kerosene oil। At ordinary temperature the surface of metals such as magnesium, aluminium, zinc, lead etc are covered with a thin layer of oxides। हमारे जो नॉर्मल टेम्परेचर होते हैं, रूम टेम्परेचर होते हैं, उन पर भी जो हमारी मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक और लेड, इनके ऊपर ऑक्साइड की एक परत जमी हमें मिलती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वे रूम टेम्परेचर पर ही ऑक्सीजन से रिएक्शन कर लेते हैं और अपनी ऑक्साइड बना लेते हैं, और इनकी जो ऑक्साइड होती है वह काफ़ी स्टेबल होती है, सॉलिड फॉर्म में होती है, तो उनकी एक परत इन धातुओं के ऊपर चढ़ जाती है। द प्रोटेक्टिव ऑक्साइड लेयर प्रिवेंट्स द मेटल फ्रॉम फर्दर ऑक्सीडेशन। और यहाँ पर इन मेटल्स को फ़ायदा होता है कि वह जो परत चढ़ जाती है, ऑक्साइड की लेयर चढ़ जाती है, वह उनको और अधिक ऑक्सीडेशन से प्रिवेंट करती है, बचाती है। आयरन डज नॉट बर्न ऑन हीटिंग बट आयरन फिलिंग्स बर्न विग्रियसली व्हेन स्प्रिंग कर्ड इन द फ्लेम ऑफ बर्नर। हम देखेंगे कि आयरन की यदि हम रॉड या तार लेंगे तो वह एयर में आसानी से नहीं जलेगा, लेकिन यदि आयरन की फिलिंग्स होती है, लोहे का बुरादा होता है बिल्कुल बारीक, यदि हम उसको फ्लेम बर्नर की फ्लेम पर स्प्रिंकल करते हैं, उसको छिड़कते हैं, तो वह आसानी से जलते हुए हमें दिखाई देंगे। कॉपर डज नॉट बर्न, कॉपर हमारी नॉर्मली नहीं जलती है ऑक्सीजन के साथ, बट हॉट मेटल इज कोटेड विद अ ब्लैक कलर लेयर ऑफ कॉपर सेकंड ऑक्साइड। लेकिन यदि ज़्यादा गर्म किया जाए कॉपर मेटल को तो वह ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करती है और उसके ऊपर ब्लैक कलर की एक लेयर चढ़ जाती है जिसे हम कॉपर सेकंड ऑक्साइड कहते हैं। सिल्वर एंड गोल्ड डू नॉट रिएक्ट विद ऑक्सीजन इवन एट हाई टेम्परेचर। वहीं सिल्वर और गोल्ड हमारी वे मेटल हैं जो ऑक्सीजन से बहुत हाई टेम्परेचर पर भी रिएक्शन नहीं करती हैं और अपनी ऑक्साइड नहीं बनाती हैं, इसलिए हम इनको कहते हैं दे आर वेरी लेस रिएक्टिव मेटल। ठीक है, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, मरकरी, प्लेटिनम, ये सब हमारी रिएक्टिविटी सीरीज में काफ़ी नीचे आते हैं, इसलिए हम इनको कहते हैं लो रिएक्टिव मेटल्स। ठीक है, तो जैसे हमने ऊपर पढ़ा कि जब ऑक्साइड की परत बन जाती है तो वे उनको फर्दर कोरोजन से उनको बचाती है, उनको ऑक्सीडेशन से बचाती है। तो वही एक प्रोसेस होता है एनोडाइजिंग, उसी के बारे में हम पढ़ने वाले हैं और ये भी हमारे एग्ज़ाम के व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो अब इसको नोट कर। एनोडाइजिंग इज अ प्रोसेस ऑफ फॉर्मिंग अ थिक ऑक्साइड लेयर ऑफ एल्यूमिनियम। एनोडाइजिंग एक प्रोसेस है जिसमें एल्यूमिनियम के ऊपर ऑक्साइड की एक मोटी परत चढ़ा दी जाती है। एल्यूमिनियम डेवलप्स अ थिन ऑक्साइड लेयर व्हेन एक्सपोज टू एयर। जब एल्यूमिनियम वैसे ही एयर के संपर्क में आता है तो उसके ऊपर ऑक्साइड की एक पतली परत चढ़ जाती है, वह ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है और उसके ऊपर ऑक्साइड की एक पतली परत चढ़ जाती है। दिस एल्यूमिनियम ऑक्साइड कॉट मैक्स इट रेजिस्टेंस टू फर्दर कोरोजन। और यह ऑक्साइड की परत
उस मेटल की सरफेस को, एल्यूमिनियम की सरफेस को कोरोजन से बचाती है। कोरोजन के बारे में चैप्टर 1 में हमने पढ़ रखा है, कोरोजन एंड रेंसिडिटी। कोरोजन में का अर्थ होता है संचारण, जो कि हमारे आयरन के ऊपर हमें काफ़ी देखने को मिलता है, जिसे हम रस्टिंग भी कहते हैं, जंग लगना। तो कोरोजन से बचाने के लिए ऑक्साइड की परत चढ़ाना ही क्या कहलाता है? एनोडाइजिंग कहलाता है। द रेजिस्टेंस कैन बी इम्प्रूव्ड फर्दर बाय मेकिंग द ऑक्साइड लेयर थिकर। और यह रेजिस्टेंस हम और अधिक बढ़ा सकते हैं, है ना। कोरोजन से जो रेजिस्टेंस है हमारा, उसको और अधिक बढ़ा सकते हैं यदि हम उस ऑक्साइड की लेयर को और अधिक मोटा कर दें। ड्यूरिंग एनोडाइजिंग अ क्लीन एल्यूमिनियम आर्टिकल इज मेड द एनोड एंड इज इलेक्ट्रोलाइज्ड विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। तो एनोडाइजिंग के दौरान एल्यूमिनियम के आर्टिकल को एनोड बनाया जाता है, जैसे कि आप डायग्राम में देख पा रहे होंगे नीचे, है ना। ये डायग्राम आपके टेक्स्ट बुक में नहीं दिया है, पर आप देख सकते हैं कि जिस आर्टिकल को या एल्यूमिनियम के आर्टिकल पर हमें परत चढ़ानी है, उसको हम एनोड बना देते हैं। एनोड जो कि हमारे पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट होता है। और इलेक्ट्रोलाइटिक के रूप में हम कौन ले रहे हैं? सल्फ्यूरिक एसिड को हम इलेक्ट्रोलाइट के रूप में यहाँ पर लेते हैं। द ऑक्सीजन गेट्स इवॉल्व एट द एनोड रिएक्ट विद एल्यूमिनियम टू मेक अ थिकर प्रोटेक्टिव ऑक्साइड लेयर। तो एनोड पर हमारे ऑक्सीजन गैस इवॉल्व होती है, यहाँ पर प्रोड्यूस होती है, वह एल्यूमिनियम से रिएक्शन करती है और एल्यूमिनियम के ऊपर एक ऑक्साइड की मोटी परत चढ़ जाती है। दिस ऑक्साइड लेयर कैन बी डाइड ईजिली टू गिव एल्यूमिनियम आर्टिकल्स एन अट्रैक्टिव फिनिश। यह ऑक्साइड की लेयर को हम डाई कर सकते हैं, इस पर कलर कर सकते हैं आसानी से, ताकि एल्यूमिनियम आर्टिकल्स को अच्छे अट्रैक्टिव कलर मिल सकें। तो हमारा एनोडाइजिंग था और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप इसको ज़रूर लर्न करके रखें, है ना। एल्यूमिनियम के आर्टिकल को हम एनोड बनाते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में, इसीलिए हम इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? एनोडाइजिंग कहते हैं। आफ्टर परफॉर्मिंग एक्टिव 3.9 यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट सोडियम इज़ द मोस्ट रिएक्टिव ऑफ द सैम्पल्स ऑफ मेटल टेकन हियर। तो हमने जो एक्टिविटी की है ऊपर मेटल्स को जलाने की, उसमें हमने देखा है कि सोडियम हमारा मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट है या मेटल है, जो कि ऑक्सीजन से बहुत विग्रियसली रिएक्शन करता है और ऑक्साइड फॉर्म करता है। द रिएक्शन ऑफ मैग्नीशियम इज लेस विग्रियस इम्प्लाइंग दैट इट इज़ नॉट एज रिएक्टिव एज सोडियम। वहीं मैग्नीशियम का रिबन काफ़ी ज़्यादा गर्म करने के बाद ही वो जलना शुरू करता है, तो उससे पता चलता है कि वह सोडियम से थोड़ा कम रिएक्टिव है ऑक्सीजन के लिए। बट बर्निंग इन ऑक्सीजन डज नॉट हेल्प अस टू डिसाइड अबाउट द रिएक्टिविटी ऑफ जिंक, आयरन, कॉपर और लेड। लेकिन जिंक, आयरन, कॉपर और लेड की जो रिएक्टिविटी है, उसको केवल बर्निंग से ही हम यहाँ पर डिसाइड नहीं कर सकते, निर्धारित नहीं कर सकते। लेट अस सी सम मोर रिएक्शंस टू अराइव एट अ कंक्लूजन अबाउट द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ दिस मेटल्स। तो हमें कुछ और रिएक्शन यहाँ पर करके देखनी पड़ेगी, जिससे हम जिंक, आयरन, कॉपर, लेड जैसी जो हमारी हैवी मेटल्स होती हैं, उनकी रिएक्टिविटी के बारे में और अधिक समझ सकें। और ये हम नेक्स्ट पार्ट नंबर 3 में सीखने वाले हैं। So keep learning and watching. Like and subscribe this channel. Okay, thank you.